गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम को 6:30 बजे 7 बजे करीब चर्चा करते हैं आईपीएफ की। आईपीएफ श्रृंखला में ये 17वां आईपीएफ है। इससे पहले हमने 16 आईपीएफ किए हैं, जिसमें 15 आईपीएफ जो हैं वो पॉलिटी से संबंधित हैं, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से, और 16वां आईपीएफ जो है वो वहां से हमने स्टार्ट किया हुआ है, इन्वायरमेंट। जैसे मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस की डिमांड आ रही थी कि भाई कुछ क्वेश्चन दिखा दिए जाए, तो मैं कुछ इसमें क्वेश्चन भी आपको दिखाई देता हूं। ओके, तो सोर्स जो है वो हमने बता दिया था, वहां से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, तो एक आसानी होती है कि आप जो है देख सके कि हाँ कैसे कैसे सारी चीजें जो है कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो अब जो लेक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे वो विद क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे जो भी हमारे पास में मुद्दे रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 17वीं क्लास है ये, और देखो इसमें दो ही मुद्दे अभी अभी भी चल रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने दो मुद्दे किए थे और वही दो मुद्दे यहां पे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पर्यावरण एवं सतत विकास तथा पारिस्थितिकी, ये दोनों मुद्दे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि पहली क्लास में आप देखेंगे तो यहीं तक हमने बात की थी, पर्यावरण एवं सतत विकास की बात की थी। पारिस्थितिकी जो है कुछ एक दो टॉपिक वहां पे हमें देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे आपको पारिस्थितिकी ज्यादा देखने को मिलेगा, पर्यावरण और सतत विकास कुछ मुद्दे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि 1992 में पृथ्वी या रियो सम्मेलन होता है और वहां पे सतत विकास की बात की जाती है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, उससे मिलती जुलती कुछ चीजें। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में, नोट डाउन करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। अब इसी को बोला जाता है रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5। +5 क्यों? क्योंकि ये 5 वर्ष बाद, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि 92 में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। ओके, तो ये सारी बात। अब इसको एजेंडा 21 भी कहा जाता था। हमने बात की हुई थी कि मतलब 21वीं सदी में हम कैसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो एक तरह से डेवलपमेंट है, जो समावेशी विकास है, संपोषणी विकास है, उसको कैसे जो है आगे बढ़ाए। तो कहा यह गया कि भाई ये जो बैठक हुई न्यूयॉर्क में, ये एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के बारे में बात करना, कि भाई अब देख लेते हैं 5 साल हो गए तो क्या। तो न्यूयॉर्क में जो बैठक बुलाई गई वो एजेंडा 21 के मूल्यांकन को लेकर थी, और एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया जिसे टिकाऊ विकास या धारणी विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। मतलब टिक लगाया गया कि भाई ये जो है ऐसे होने चाहिए थे। ओके, उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय कि रियो 10, या आप प्लस लगा दें इसमें ज्यादा सही रहेगा, रियो 10 या रियो +10 का आयोजन जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में, और रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो में फिर से आप देखेंगे 20 साल बाद, अर्थात 92 के बाद में सन आप देखेंगे 2012 में फिर जो है लगभग आप देखेंगे कि 20 साल बाद फिर से रियो डी जेनेरियो में ये बैठक संपन्न होती है। तो रियो सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो। ओके, इसके बाद में रियो +5 न्यूयॉर्क में, 1997 में रियो +10 ये 2010 में जोहानिसबर्ग में, और फिर इसके बाद में रियो +20 फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है वर्ष 2012 में। रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, और यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ, जैसा कि आपने अभी देखा। और यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं
वर्षगांठ, और 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ, तो ये 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। और यही चीज है कि भाई मूल्यांकन करना ही एक लक्ष्य था कि भाई मूल्यांकन करते हैं कैसे चीजें हो रही हैं, हो भी पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, हमने तय तो कर दिए हैं। 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो प्लस 20, यहां पे प्लस लगाएंगे, रियो प्लस 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। अंडरलाइन करेंगे क्योंकि पूछा गया है, कई बार रिपीट करके पूछा गया है। तो 2012 में कहा गया कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, कैसा फ्यूचर होना चाहिए, 21वीं सदी में कैसा फ्यूचर होना चाहिए, तो वही नाम दिया गया। इसका शीर्षक नाम क्या है? द फ्यूचर वी वांट। और कहा गया कि भाई इस मसौदे में आप देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण, इसके बाद में गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, तमाम सारे पहलुओं पर ध्यान दिया गया। आप ये कह सकते हैं ओवरऑल एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कई सारे लक्ष्य जो निर्धारित किए गए, जो हमने आपको बताए थे कि 17 जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पे निर्धारित किए गए। और गरीबी उन्मूलन से भुखमरी, आप समानता को लेके, शिक्षा को लेके, स्वच्छता को लेके, आप जीवन को लेके, पानी में जीवन, तो वो सब 17 गोल जो है वो यहीं पे निर्धारित किए जाते हैं। ओके, 17 गोल जो है वो यहीं पे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? SDG 30। ओके, 2030 मतलब इसमें 17 गोल हैं कुल मिला के। ओके, बात समझ आ गई? तो 2012 में, और इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, देखो ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो ये इसी सम्मेलन, कहां पे? रियो डी जेनेरियो में ही भारत ने इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया और हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान कि भाई हमने एक नाम दिया है और एक पहल की है ग्रीन इकोनॉमी, और उस पर आप लोग काम करें तो समर्थन, और कई लोगों ने इस पे भागीदारी भी की। अच्छा, इसी आह्वान पर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पेस का सृजन किया गया। तो जब भारत ने ये ग्रीन इकोनॉमी ये पहल की तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, महासभा ने कहा कि ठीक है हम कुछ करते हैं, तो उसके लिए फिर पेज जो है मतलब भागीदारी का सृजन किया गया, उसको नाम दिया गया है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पेज नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। तो पेज संकल्पना ये ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित है। मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो प्लस 20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई, इसके साथ ही कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया इसी सम्मेलन के अपेक्षित सफलता के कारण जो है वो कोई सफलता नहीं मिल पाई। ओके, कोई सफलता जो है यहाँ पे हमें मिलती नहीं दिखाई देती। चलिए, तीसरा हमारे पास में एक और पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की यहाँ पे स्थापना की गई। तो उन संस्थानों की हम बात करेंगे जो पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें ये संगठन है, तो उसमें नीरी की बात करते हैं। नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पे है पूछा गया है कई बार, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, जहन में रखेंगे। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में है। स्थापना 1958 में। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित कुछ बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। तो ये इसकी स्थापना 1958 में। इसका मुख्यालय कहां पे है तो ध्यान रखना। और इसकी कुछ 5 प्रयोगशालाएं, ये खास आप ध्यान रखेंगे, मैं स्टार लगा देता हूं जिससे आप, क्योंकि पूछा नहीं है लेकिन प्रबल संभावना कि क्वेश्चन कहां से बनाएंगे। तो ये इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, देखो एक चेन्नई में है, अगर हम ऐसे बनाएं तो एक यहां पे है चेन्नई में, ओके, एक दिल्ली में है, हम दिल्ली यहां मान लेते हैं, ये ठीक है, ये दिल्ली में है। और इसके बाद में एक हैदराबाद में है, एक हैदराबाद में है, और इसके बाद में एक जो है कोलकाता में,
ठीक है, एक कोलकाता में है और एक कहां पे है, मुंबई में। ओके, ये जो है मुंबई में। तो 5 जो हैं, 5 तो हमारे महानगर हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मतलब ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो जोड़ता है जाके कौन सा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक जो है हैदराबाद। ओके, चलिए। नीरी ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, ध्यान रखना। ओके, थोड़ा अपने जहन में रखना कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में नीरी के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। तो नीरी के बारे में खास जानकारी, जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा पर काम करती है। ओके, चलिए। NEA नेशनल इन्वायरमेंटल या नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं। इसका तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है, और यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। एपलेट अथॉरिटी है। एपलेट मतलब अपील की जा सकती है, अगर पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई मसला आया, कोई मामला आया है, तो यहां पे अपील की जा सकती है। इस वजह से नाम क्या इसका रखा गया, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया, और इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक हो, स्थापित किया गया कि भाई कहां पे पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है। तो इसके लिए इसको स्थापित किया गया। नाम ध्यान रखना। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। तो पर्यावरण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अगर इससे संबंधित कोई मामला, कोई मुद्दा अगर ऐसा आता है, तो फिर उसको कौन देखेगा, कहां पे अपील की जा सकती है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है, और फिर वो मामले देखे जाएंगे। तो जितने भी विषय जो हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित है, कोई मामला बनता है, तो उस एपलेट में अपील की जा सकती है। तो इसका गठन 1997 में एक अधिनियम के तहत किया गया है। तो आप कह सकते हैं एक वैधानिक निकाय है। ओके, कैसा है, एक वैधानिक निकाय है। WMO की बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा एवं व्यवहार का अध्ययन करती है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितना प्रदूषित है, और वर्षा कहां नहीं हो रही, सूखा कहां पड़ रहा, वगैरह वगैरह, ये सब देखता है। तो WMO जो है ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। 1950 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ, और 51 को IMC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिटी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। तो एक कहा जाता है कन्वेंशन 1950 में होता है, फिर 1951 में जो है WMO इसको नाम दिया जाता है। हालांकि ये कमिटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदला जाता है 1951 में। तो कमिटी ही ये एक संगठन का रूप लेती है 1951 में। तो जब भी अभी कभी आए तो आप WMO को स्थापना की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1951 में की गई। ओके, चलिए। मुख्यालय कहां पे है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो मुख्यालय होते हैं नीदरलैंड में होते हैं या स्विट्जरलैंड में होते हैं, कुछ बहुत पेरिस में या न्यूयॉर्क में हुआ करते हैं। तो ये वैसे ही हुबहू जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसके अध्यक्ष जो है वो UAE के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस हैं। इन दोनों के नाम महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद रखेंगे, दोबारा देखेंगे, याद रखेंगे, और खासकर इनकी जो महासचिव है, पहली महिला महासचिव, इस वजह से नाम इनका कहां की है, अर्जेंटीना की है। सेलेस्टे सोलो जो है ये WMO की महासचिव। ओके, तो नाम आप इनका भी ध्यान रखना, लेकिन ये पूछे जाने लायक है, इनकी जो महासचिव है वो प्रथम महिला महासचिव है, कहां की है, अर्जेंटीना। चलिए,
यूनेप की बात करते हैं। ये जो संगठन है वो पर्यावरण संरक्षण से और पर्यावरण के सुरक्षा से संबंधित हम लोग कर रहे हैं। तो डब्ल्यूएमओ की बात की हमने, डब्ल्यूएमओ की बात की। इसके बाद में नीरी की बात हमने की, नीरी की बात की। अब बात करते हैं यूनेप। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई। मुख्यालय इसका नैरोबी कीनिया में है। इसकी प्रमुख डेनमार्क की इंगर एंडरसन है, तो इनका भी नाम ध्यान रखना, ये भी महिला है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 1970 में की गई। कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ओके, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ये भी कई बार पूछा गया है, क्या करती है? तो मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण प्रवर्तन के बारे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरणीय संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित। इसका मुख्यालय ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। कहां पे है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ओके, तो ये मुख्यालय इसका। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कई बार पूछा गया है। अब तो स्टेटमेंट के तौर पर पूछ रहा है, तो आपसे स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि भाई ये कैसा संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है या संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि गैर सरकारी संगठन है, जो कि एक स्वतंत्र संगठन है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को कुछ बहुत सलाह मशविरा या जो अपनी रिसर्चेस होती हैं वो जरूर भेजता है कि यहां पे ये प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग ध्यान रखना। लेकिन वैसे कैसे, ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और स्वैच्छिक है। स्थापना कब हुई है इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन इसका मुख्यालय आप लोग खास ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम भी पारित किए गए हैं। तो कुछ अधिनियम हम लोग देखते हैं और कौन से आर्टिकल के तहत ये अधिनियम फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ और यह संपूर्ण भारत में लागू है। मुद्दा ध्यान रखना, आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि क्या संपूर्ण भारत में लागू है या कुछ यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर या जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ऐसे कई बार, जब जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि 370 धारा लागू थी और तब जो है वहां पे कई सारी चीजें लागू नहीं होती थी, तो अब जो है लागू होने लग गई। तो आप ध्यान रखना इस पे थोड़ा सा कि संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया है। कहा जाता है कि ये एक तरह से अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, छाता विधान है। 1986 छाता विधान मतलब होता है कि कुछ ऐसे चीजें जिनको खास ध्यान रखने की जरूरत है, उनके लिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या विधान बनाए जाते हैं कि भाई इस पे फोकस करे। ओके, फोकस करे। तो इसी वजह से 1986 का जो एक्ट है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये एक छाता विधान के रूप में जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। हालांकि बहुत लंबा समय ले लिया, लगभग 14 साल बाद इसको पारित किया गया, लेकिन पारित किया गया। तो क्यों पारित किया गया? तो ये 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रथम मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित हुआ। उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी कहा कि ठीक है, हम भी कुछ करते हैं। तो इस वजह से 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया, पारित किया जाता है। कहा जाता है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए
और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के उपाय करेगा। तो अब कई सारे मुद्दे यहाँ पे, पर्यावरणीय प्रदूषण को भी ध्यान में रखता है, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना, उसका संरक्षण करना वगैरह वगैरह। तो इसको ध्यान में रखते हुए बोलता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण कम किया जाए, उसका उपशमन कैसे किया जाए उसको। अब तो ये सारे मुद्दे वो देखता है। ओके, उल्लेखनीय भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया हुआ था। ओके, तो जब यह घटना होती है, आप जानते हैं 84 में, फरवरी 84 में, फरवरी में दिसंबर में देख लेना एक बार, शायद दिसंबर में है, पूछा गया है एक बार। ओके, तो एक बार डेट जो है वो मैच कर लेना आप लोग। तो ये घटना जो है घटित होती है, शायद दिसंबर की बात हो रही है। इसके बाद में सरकार को आवश्यकता होती है कि नहीं, ऐसे किसी अधिनियम की आवश्यकता है, तत्काल आवश्यकता है, तो फिर स्टॉकहोम को भी ध्यान में रखते हुए और ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1953 में जो है ये, और 1953 आप जानते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय संधियों पर, अगर कोई संधि हुई है, कोई समझौता जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, बिना राज्य से पूछे बताए क्या करता है, उस पे नियम बना सकता है, अधिनियम बना सकता है। और इसी वजह से आप देखना, इसको ध्यान में रखते इसको पारित किया गया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक तरह से ये दूसरे जो कानून है उसके साथ में समन्वय भी करता है। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ही किया गया। ओके, इसी के अधीन किया गया, कई बार पूछा गया है। ज्ञात होना चाहिए कि जुलाई 2010 में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। तो पहले अनुमोदन समिति था, अब केवल जो चेंज किया गया है वो आकलन समिति कर दिया गया है। अप्रेजल की बात कही गई है, क्या कहा गया है, अप्रेजल अर्थात आकलन कर दिया गया है। तो अनुमोदन की जगह अब आकलन किया गया है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम दिखाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण की बात कहां कहां पे की गई। औद्योगिक नीतियों में भी की गई है, आप ये पर्यावरण संतुलन की जो बात कही गई वो औद्योगिक नीतियों में भी कही गई है। शिक्षा नीति में भी पर्यावरण संतुलन के बारे में बातचीत की जाती है, पढ़ाया जाता है। और पर्यावरण वो जो वन नीतियां हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसमें तो पर्यावरण संतुलन के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में बात की ही जाती है। तो ये कई सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिलती। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका गठन कब किया गया है, ओके, और अब इसका नाम बदल के क्या किया गया है, तो इसको भी आप अपने जहन में रखेंगे। एनजीटी की बात करते हैं। एनजीटी खास है क्योंकि कई बार एनजीटी चर्चा में रहती है। ओके, कई बार जो है एनजीटी चर्चा में रहती है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है कि अनुरूप है। तो जब एनजीटी की स्थापना की गई तो ये कहा गया 2010 में अधिनियम पारित किया गया कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि लोग जो है पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण फ्री माहौल में रहें। और इसी वजह से आप देखेंगे ये जीवन के अधिकार अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ये एनजीटी की स्थापना हमें दिखाई पड़ती है। ओके, बात समझ आ गई। तो एनजीटी
जो आधार बनाया गया इसके गठन का मूल अधिकार आर्टिकल 21 जो है, ये जीवन का अधिकार जो है, मूल अधिकार, उसको आधार बनाते हुए एनजीटी का गठन किया गया। देखिए, और फिर एनजीटी बड़े बड़े जुर्माने में ही लगाती है। एनजीटी का गठन किया गया इसी अधिनियम के द्वारा, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब ये एक बार डेट पूछी गई थी इसकी, ये 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन किया गया। एक बार तारीख या एक बार दो बार पूछी गई है, इसकी तारीख पूछी गई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर अर्थात 18 अक्टूबर 2010। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाओ, वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामले का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो क्या क्या मामले देखता है? पर्यावरण बचाओ, वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अधिकार के प्रवर्तन की बात हो, पीड़ित व्यक्ति हो, क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए अगर उसको क्षतिपूर्ति देना हो तो ये भी काम ये कर सकती है। उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमे के भार को कम करने में मदद करेंगे। तो इस वजह से इसका गठन किया गया। बहुत जल्दी 6 महीने में निपटारा कर दिया जाता है। ओके 6 महीने में इसका निपटारा कर दिया जाता है इसके मामले का। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा पर्यावरण में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रही जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे, वाटर लविंग प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स वे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि या तालाबों किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण हो जाता है। ओके, इको मार्क ये कई बार पूछा गया, रिपीट किया गया, मैं इसमें स्टार लगा देता। इको मार्क ये प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र कैसा? ये प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सन या वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ओके, तो पर्यावरण मित्र या पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं जो बनाते हैं तो उनको इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। अति नगरीकरण, औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। ओके, इन तीनों के लिए हानिकारक है। किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण के लिए और पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के लिए अति नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हम क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड है, और इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ। तो आपसे किताब एक बार पूछी गई कि हरित विकास जो है, ग्रीन डेवलपमेंट, ये किसकी किताब है? आप आसानी से बता सकते हैं, WM एडम्स द्वारा ये लिखित किताब है। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये हमने 10 यहां पे किए हुए आसानी से।
एल्सवर्थ हॉटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ। ओके, इसका भी नाम ध्यान रखना आप लोग। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है, जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है, और यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई है। ओके, 1962 में प्रकाशित हुई। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओआ, ये एक जापानी किसान और दार्शनिक हैं। ये प्राकृतिक कृषि इन्होंने ही स्टार्ट करने का श्रेय इनको जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 1500 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हम लोग मुद्दे पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रीन आर्मी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन आर्मी जो है ये कहां से, ये अवधारणा जो है वो निकली हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया से निकली हुई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु 360 मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं, और इससे प्रतिवर्ष 50 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहां अपनी इकाई स्थापित की, जिससे बड़े पैमाने पर क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान या क्षति हुई है। ओके, यहाँ काफी ज्यादा ये जो है क्षति हुई है। तो किताबें ध्यान रखना, और प्राकृतिक कृषि के बारे में एक बार पूछा गया है, ग्रीन आर्मी के बारे में भी एक बार पूछा गया है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है, और इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप में धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुरूप अंक दिया है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन मतलब एक तरह से मिश्रित कृषि, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकर पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया, और उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में इसका आयोजन किया गया, और फिर यहीं से बोला गया कि 5 जून को जो है, मतलब इसका आयोजन ही 5 जून को किया गया। अब बोला गया कि भाई हम हर साल अब से जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ओके, तो फिर पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय, जैसे मैंने बताया, लिया गया। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय या थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, ये रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था। आप ये कह सकते हैं ये शिखर सम्मेलन हुआ था रियाद सऊदी अरब में। तो इसका विषय ध्यान रखना, या थीम जो है वो ध्यान रखना, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। सूखा सहनशीलता। चलिए नेक्स्ट देखें। पारिस्थितिकीय जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी क्या है? आप एक तरह से आप जब भी अब हम लोग बात कर रहे हैं इकोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं। पर्यावरण और सतत विकास, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हो चुकी है, और हमने कुछ किताबें भी देखी है। कुछ हमने इसमें कुछ संस्थान देखे, कुछ संगठन देखे कि जो पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इकोलॉजी की क्या है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? तो पारिस्थितिकी क्या है? कहा जाता है कि जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
तो जीव समुदाय, कुछ जीव समुदाय है और उनका पर्यावरण, उनके बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं पारस्परिक संबंध या अंतःक्रिया आप कह सकते हैं। इसी को क्या बोला गया है? पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी बोला गया। कहा जाता है कि जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में रेटर ने किया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, शब्द का प्रयोग जो है कब किया गया है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो है पूछा है, वनडे एग्जाम में भी पूछा है और स्टेट पीसीएस खासकर आप देखेंगे जो उत्तरी भारत में जितने भी आयोग हैं, स्टेट पीसीएस जो आयोग हैं, ठीक है, उनमें लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ये 1865 में रेटर ने किया। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग आइकोलॉजी के नाम से किया है और इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इसका ये ग्रीक शब्द है, दो शब्दों से मिला है। ओइकोस मतलब हाउस और लिविंग स्पेस, जहां पे घर होता है। तो यहां आप देख रहे हैं जीव का निवास, या आप कह सकते हैं एक समुदाय, और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी, अध्ययन करना, मतलब आवास का अध्ययन करना। तो ये नाम जो है दिया गया। तो अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार इसके बारे में विस्तृत बताया और अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी या पारिस्थिति विज्ञान कहा जाता है। तो कार्बनिक अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इन्होंने पारिस्थितिकी कहा या परिस्थिति विज्ञान कहा। ओके, तो ये एक संपूर्ण परिभाषा अर्नेस्ट हैकल लेते हैं, लेकिन पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया गया, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया गया, वो रेटर द्वारा किया गया। कब किया गया है? 1865 में। यूजीन ओडम के अनुसार, ये 1963 में ऐसा कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि पारिस्थितिकीय प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, जलवायु हुई नहीं आते हैं, वरन आप देखेंगे कि अब इनके बीच इन तीनों के अलावा मानव समाज और इसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाने लगा। तो एक व्यापक अवधारणा हमें पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में देखने को मिलती है। ओके, चलिए। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, इकोसिस्टम, अभी तो हम लोग इकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो हमने वहां पे रेटर को देखा, अर्नेस्ट हैकल को देखा। ओके, तो उन्होंने शब्द के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैसे कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे। लेकिन इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, ये टांसले देते हैं ऐसा अवधारणा 1935 में। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। ओके, इन्होंने अलग दिया है ना। हालांकि टांसले जो हैकल हैं वो भी कुछ इसी तरह से बात कर रहे थे, जैविक अजैविक की बात कर रहे थे, लेकिन इकोसिस्टम में ये कहते हैं कि नहीं, पारिस्थितिकीय तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक अजैविक घटकों से मिलकर होती है, और इनके अनुसार पारिस्थितिकीय तंत्र एक खुला तंत्र होता है। आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, तो जब आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट कैसे। तो कहा इन्होंने कि ये खुला तंत्र है। इसका आकार की बात करें तो तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, बड़े छोटे के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस या तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉम्स, ये कुछ यहां पे विचारधाराएं दी हैं। ओके, तो इन दोनों के नाम ध्यान रखना, कार्ल मोबियस को ध्यान रखना और
फोर्ब्स को भी ध्यान रखना, इन्होंने माइक्रोकॉम्स जो है कुछ ऐसी अवधारणाएं या विचारधाराएं अपनी व्यक्त की हैं इकोसिस्टम को लेकर। ओके, इकोसिस्टम को लेकर इन्होंने अपनी विचारधाराएं कुछ ऐसे व्यक्त की हैं। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। कैसी है? फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करता है। ओके, कैसी है? कार्यात्मक इकाई है। तो एक खुला तंत्र भी है, एक कार्यात्मक इकाई भी है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो। वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, एक विशाल, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो एक बूंद भी इकोसिस्टम है और एक महासागर, एक पृथ्वी, ये भी इकोसिस्टम है। तो अभी जैसे हमने बात की थी कि ये आकार के हिसाब से बदलते भी रहते हैं, तो बूंद और महासागर की आप बात कर सकते हैं। जैवमंडल, बायोस्फीयर, मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और जिसके साथ जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है तथा यह जीव मंडल का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत गृहीय तंत्र या बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक एवं अजैविक दो घटक होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी? बायोस्फीयर की, तो आप यहां पे ऐसे बीच में बायोस्फीयर रख सकते हैं। ओके, और इसके आसपास आप यहां पे जलमंडल, यहां पे आप स्थल मंडल और यहां पे आप वायुमंडल रख सकते हैं। और ये जो है यहां पे अगर हम देखें तो ये जलमंडल है, यहां पे अगर देखें तो ये ओके, यहां पे अगर हम देखें तो ये जलमंडल है, ये वायुमंडल रख लेते हैं और यहां पे स्थल मंडल। ओके, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहां का इतना, ये सबसे टच करता हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, या क्या बोलते हैं? जैवमंडल। ओके, तो कुछ ऐसे सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ वायु से, जल से भी और स्थल से भी, इसको हम क्या बोलते हैं? जैवमंडल। ओके, तो ये बात, तो इसमें जैविक अजैविक दोनों घटक हमें यहां पे दिखाई पड़ते हैं। किसमें? इस जैवमंडल में। नेक्स्ट देखें, ज्ञातव्य कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जो कि अपने जैविक अजैव पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हैं कि इकोसिस्टम जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, ये एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है और इसमें तीन कुछ घटक हमें मूल घटक दिखाई पड़ते हैं जिसमें ऊर्जा संघटक है और जैविक बायोम जिसको बोलते हैं ये संघटक है, एक अजैविक जिसको भौतिक बोलते हैं। ये एक खुला तंत्र है, ओपन इकोसिस्टम। ये कैसा है? एक खुला सिस्टम, ओपन सिस्टम है एक तरह से। ओके, तो ये सब विशेषताएं इसकी। इन विशेषताओं से आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसे पूछेगा, स्टेटमेंट देके। ओके, स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा, मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश एवं बहिर्गमन होता रहता है। तो जब कभी आपसे कोई पूछे कि
पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र क्यों है? तो आप ये कह सकते हैं चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ओके, क्लियर हो गया। बंद तंत्र यह क्रियाएं नहीं करता है, ऐसी क्रियाएं बंद तंत्र नहीं करता है, अर्थात जो बंद तंत्र है वो इकोसिस्टम में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक ये संयुक्त रूप से पाइतंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। हमने अभी परिभाषा के बारे में पढ़ा था। तो ये आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी एक संरचना होती है या रचना है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है। सभी संगठनों को वो समूह जो पारिस्थितिक तंत्र क्रिया से सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, जैविक संगठनों का द्वारा जीवमंडल का निर्माण किया जाता है। तो ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, कुछ ऐसे चलेंगे हम लोग। जनसंख्या, फिर इसके बाद में यहां पे समुदाय, और फिर इसके बाद में यहां पे आप देखें तो ये पारितंत्र है, ये पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र हमें दिखाई पड़ेगा। और फिर इसके बाद में ये यहां पे अटैच होगा तो भूदृश्य यहां पे हमें दिखाई पड़ेंगे। ये जो दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? भूदृश्य। ओके, तो ये कुछ ऐसे। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन का जो सही क्रम है कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ज्ञात होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। ओके, दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, तथा निश्चित भूक्षेत्र या भूदृश्य में एक या उससे अधिक पारितंत्र या इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि एक निश्चित भूदृश्य या भूक्षेत्र में एक या उससे अधिक पारितंत्र पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि एक भूक्षेत्र पर या भूदृश्य पर केवल एक ही पारिस्थितिक तंत्र हो, नहीं, वहां पे कई सारे पारितंत्र हो सकते हैं। ओके, कई सारे पारितंत्र वहां पे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्वापोषित होता है, एक परपोषित होता है। स्वापोषित में अगर देखें तो जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वापोषित। ओबवियस बात है, अपना भोजन खुद से बना रहे हैं। और दूसरे जो कहा जाता है किसी पर निर्भर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? परपोषित बोलते हैं। उपभोक्ता एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे उपभोक्ता जो है मानव रहित परपोषित जंतु है जो स्वापोषित पौधों अर्थात प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीयक पोषक या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। ओके, वियोजक डीकंपोजर या आप घटक की बात करते हैं तो वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों का पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। कैसे? डीकंपोज करना, उनको अपघटित करना। क्या हो सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया, हाँ, ये सब क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ओके, और आज का अंतिम फैक्ट है, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जलीय और स्थलीय। घास स्थल, वन, मरुस्थल,
स्थलीय पारितंत्र, ये इसके उदाहरण हैं। जलीय पारितंत्र में झील, नदियां, समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र ये मानवीय गतिविधियों के द्वारा मानवीकृत पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के रूप में घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य कृषि में या शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर कृषि कार्य किया है, अतः वन, झील, घास के मैदान प्राकृतिक पारितंत्र हैं। जबकि धान का खेत कैसा है? मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। पूछा गया था कि कौन कौन से ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थलीय, आप देख रहे हैं इसमें वन, घास, मरुस्थल। जल, ये लवड़ी और अलवड़ी जल। तो अलवड़ी जल में तालाब है, झील है, झरना है। लवणीय जल में लवण झील है, ज्वार नदमुख है, समुद्र है, महासागर। मानवीकृत की बात करें, जो कृत्रिम पारितंत्र है उसमें कृषि, खेत खलियान और जल जीवशाला, एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, जिसमें मछली, और अंतरिक्ष यान, ये सब जो है कैसे हैं? ये कृत्रिम पारितंत्र में इनको गिना जाता है। ओके, तो ये हमने 20 फैक्ट आपको यहां पे बताए। और इसके बाद में अब जो हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा पोर्शन में वो जो है अभी भी इकोसिस्टम का बाकी है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता की। ठीक है, जैव विविधता की बात हम लोग करेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आप यहां से देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ पे एजेंडा 21 के बारे में बात की थी। तो इसमें देखिए, एजेंडा 21 के बारे में बात की थी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। ओके, आईएएस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। इसमें ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक वन लाइनर है तो यूपीएससी में पूछा गया, तो स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो ये धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। आप जानते हैं 2012 में इसका आयोजन किया गया। सन 2012 में इसका आयोजन किया गया। और भी आप देखें, क्वेश्चन देखें। देखिए अब ये देखो, Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ये कई बार पूछा गया, छत्तीसगढ़ में पूछा गया, लेकिन क्या ये यूपी में नहीं पूछा जा सकता है? अवश्य पूछा जा सकता है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में, जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया। ओके, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी की बात करें तो देखो यहां पे नीरी के बारे में ये लगातार यूपी में क्वेश्चन पूछा गया कि नीरी शोध संस्थान जो है ये पर्यावरणीय या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। ओके, लोअर में 2004, 5, 11 मेंस में और 12 और 14 प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर आप देखें तो नीरी कब और कहां स्थापित किया गया? तो ये 1958 में नागपुर में इसकी स्थापना। ये 2017 यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? तो आप बता सकते हैं आसानी से, ये एम्स्टर्डम में है। ओके, कहां पे? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ओके, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया है? 2005 यूपी पीसीएस मेंस में। 2010 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? तो ये
जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो ये तमाम सारे क्वेश्चन आपसे। अब देखिए यूएनईपी का जो है मुख्यालय, उसके बारे में भी पूछा गया है कि यूनेप का मुख्यालय कहां है। तो आप बता सकते हैं इसकी स्थापना 72 में यहां से। ओके, और नैरोबी अर्थात केनिया में इसका जो है मुख्यालय है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। अब पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित कुछ मुद्दे अगर हम देखें तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यूपी बीईओ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ। तो आप आसानी से बता सकते हैं, आप पढ़ लिया है। तो 1986 में और यूपीपी से 2014 में फिर रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यूपी बीईओ में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, उससे पहले ही कहां पूछा गया, यूपीपी से 2014 में। तो ये 1986 में इसका गठन किया गया, पारित किया गया, माफी चाहूंगा, पारित किया। फिर देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है लगातार कि निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये बिल्कुल वैसे ही एकदम से उतार के रख दिया गया, बस केवल ये डेट चेंज की गई है। तो 1986 में यूपी एलडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया है प्री 2013 में कि भारत में पर्यावरण, आप देखो इसको कि संरक्षण कब पारित, ये 1986 में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। तो लगातार 4 बार ये हमें यूपी में क्वेश्चन पूछता हुआ। फिर देखो 5वीं बार फिर क्वेश्चन पूछा गया वही, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। तो ये देखो 1986 में। तो मेंस 2017 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, मेंस 2017 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो कई बार जो है क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी देखेंगे आप क्वेश्चन यही पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसंधान समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया। तो हमने पढ़ाया अभी आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है 2015, देखो 86 के तहत ये इसकी स्थापना की गई। ओके, तो ये कब की गई थी, 97 में, ठीक है, 97 2010 में, माफी चाहूंगा 2010 में इसकी स्थापना हमें टीवी दिखाई देती है। चलिए अब इसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन अगर देखें तो यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने पढ़ाया था आपको कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कौन कौन से यहां पे हैं। तो वन नीति पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करती है, पर्यावरण संरक्षण तो करता ही है, औद्योगिक नीतियों में भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की जाती है। जो आप शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट वाले जो इशू रहते हैं, इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट उसमें जो है ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें सभी जो है दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए एनजीटी के बारे में अलग अलग जो आयोग हैं वहां पे पूछा गया एनजीटी की स्थापना कब की गई है, एनजीटी की स्थापना कब की गई है। तो अगर देखें यहां पे, अब देखिए 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया इधर, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। वो भी सी बात है, हाँ यही कारण है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो इसमें ए जो है वो सही है, अर्थात दोनों सही है, और आर ए का सही जो है स्पष्टीकरण भी है। एक देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था, क्या किया था, देखो एग मार्क किया है, इको मार्क है, वाटर मार्क है, या आईएसआई मार्क। तो इको मार्क, ओके, इको मार्क इसके बारे में बातचीत कही जा रही, इको मार्क। अब देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ये जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, कि लेखक कौन है, तो रेचल कार्लसन जो है ये, तो कहां के हैं, अमेरिकी पर्यावरणविद हैं और जीव विज्ञानी है, 1962 में इसका। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में।
ये देखिए 2000 इको मार्क के बारे में कई जगह पूछा गया, इको मार्क के बारे में। ओके, देखो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओके, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद में आप देखें 2002 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। तो किसके लिए? पर्यावरण संतुलन के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन सबके लिए नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ये हमने पढ़ाया अभी जस्ट। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? देखिए अभी हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो WM एडम्स ये ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। देखिए इको मार्क फिर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है इको मार्क के बारे में। फिर से इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। ये देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखो इधर प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन? तो आप बता सकते हैं मसानोबु फुकुओका। फुकुओका कहाँ के हैं? ये जापानी किसान हैं। तो कई बार जो है रिपीट क्वेश्चन किए जाए। 2020 में देखो फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन ये था 2020 में कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण संरक्षण और जनसामान्य का विस्थापन, पुनर्वास की तो बात की गई, लेकिन राजनीति एवं विकास के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। अब पर्यावरण देखो अब देखो ये पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, तो ये करंट का क्वेश्चन था। हमने बताया था आपको केरल वाला एरिया है पलक्कड़ जिले में। अब आप अगर देखें तो आप देखें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यूपीपीसीएस 2012, यूपीपीसीएस मेंस 2004, 11 और 14। उत्तराखंड में भी 2 बार पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ग्रीन वॉश क्या होता है? देखिए ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण। ये देखो 2017 में मेंस में क्वेश्चन पूछा है ग्रीन वॉश क्या है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ग्रीन वॉश। यूपीपीसीएस 2001 और 3 में क्वेश्चन पूछा गया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें हाल ही में हरित गृह ये जो है फार्मिंग की बात कही गई? तो इसके बारे में पंजाब। तो ये सब हम लोग अब बाद में बात करेंगे, ठीक है। बाद में कल बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। कल बात करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। यहां से भी कुछ क्वेश्चन आप देखें जैसे ये हमने अभी बताया था आपको पारस्परिक संबंध को अध्ययन किया जाता है। तो किनका किनका? जीव और वातावरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये हमने अभी बस जस्ट पढ़ाया था आपको पहली लाइन की पारिस्थितिकी क्या है। इसमें जीव अर्थात जीव जो समुदाय हैं उनके बीच और उनके पर्यावरण वातावरण का अध्ययन किया जाता है, उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए आरओ 2017 में क्वेश्चन पूछा था। एक री एग्जाम में 2015 में भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? अर्थात ये जैविक अजैविक दोनों युक्त होता है, मतलब संगठनों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता है। ये एक बंद तंत्र होता है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। तो ये बंद नहीं है, कैसा है? खुला, एक खुला तंत्र है। तो इसमें इनपुट आउटपुट आगमन और बहिर्गमन होता रहता है लगातार। तो इसमें निवेश और बहिर्गमन लगातार। आरओ में देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो हमने बताया था आपको कि जैव मंडल अर्थात बायोस्फीयर जो है ये आप कह सकते हैं। अब देखो 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित नहीं है। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगर आप देखना चाहें तो आप देखें कि ये 2015 री एग्जाम और 2014 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ मुद्दे चेंज किए गए हैं। जैसे इसकी उत्पादकता सेम है, एक कार्यशील इकाई ये नहीं पूछा गया है,
स्थान समय के साथ में समस्त जीव भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें जैविक अजैविक दे दिया गया। बंद तंत्र और बंद तंत्र, तो इसमें आप कह सकते हैं बंद तंत्र नहीं होता, अर्थात डी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में जानकारी। आरओ फिर से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, ओबीसी बात है, हमने अभी जस्ट बताया। दूसरा जो कारण था इसका कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे नए पदार्थों का निवेश होता है और ध्यान रखना इनका बहिर्गमन भी होता है, और ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन इसमें भी हमें आदान प्रदान लगातार दिखाई पड़ता है। तो ये गलत है, पहला वाला सही है, सी जो इसका आंसर है। ओके, सी जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, कल जो है बात हम इसकी करेंगे। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी देखा था हमने कि कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र, तो खेत कैसा है, एक कृत्रिम पारितंत्र है। इकोसिस्टम शब्द जो है वो सर्वोत्कृष्ट जो है एक तरह से यूपीएलडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएलडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि एक दूसरे से अननोन क्रिया करने वाले जीव का एक समुदाय और पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। जीवों को समुदाय तथा साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो इसमें ये नहीं है। कहाँ गया, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये देखो यहां पे दिया गया है, ये आईएएस का दिया गया है इसमें। हाँ, इकोसिस्टम के बारे में बात कही गई। तो इकोसिस्टम क्या है, जीवों और समुदाय, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब देखो यहां एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2017 में, अधोलिखित में कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, ये अभी हमने जस्ट आपको बताया था। ओके, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखिए, ये जो पूछा है, ये जो क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस प्री 2016 में, कृत्रिम पारितंत्र है तो कौन है, धान का खेत। अब देखो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन एक पूछा, 2021 में, यूपीएलडीए की बात कर लेते हैं, 2002 में पूछा, पारितंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। ओके, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, वो भी सी बात है, बात तो सही है दोनों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते नहीं, भोजन बनाते हैं। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते नहीं, कार्बनिक से अकार्बनिक में, ऐसा। ओके, तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि इसमें एक और दो जो है वो सही है। ठीक है, क्या करते हैं, कार्बनिक से अकार्बनिक में ऐसा वियोजित करते हैं। एक और देखो 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इकोसिस्टम से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन। तो ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये हम लोग कल बात करेंगे। ओके, ये हम लोग कल बात करेंगे। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो समुद्र है, ये अभी देखिए। यूपी लोवर के बारे में, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो आप बता सकते हैं समुद्र। ओके, ये हमने बात करी ली है, डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। और भी एक दो क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, देखो ये फिर से क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कौन है, महासागर। देखिए इसमें कथन कारण क्वेश्चन पूछा कि पारतंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, निर्भर नहीं है, मानव प्रक्रिया या क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो obvious सी बात है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। ये कब पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो पहला गलत है और दूसरा सही है 2021 में। तो ये हमने डिस्कशन किया है, लगभग सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। अब कल जो हम लोग बात करेंगे वो असंतुलन की बात करेंगे। बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है,
लकड़ी काटने से पाइतंत्र बिगड़ता है, ये आर 2014 में क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग कल बात करेंगे, और भी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हुए, आपको जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन करा दिए हैं और आसानी से ये सारी बातें हो गई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस, हम लोग कल मिलते हैं।